बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज थर्सडे है और इसी वजह से हमारी सीआरपीसी की क्लास है। दोस्तों, इन टोटल ये सीआरपीसी की 4th क्लास है और इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानेंगे कि एक आम नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं सीआरपीसी के अंदर, उसकी बात करेंगे। और एक बहुत ही अलग हम ये बात करेंगे कि कभी अगर कोई व्यक्ति फाइन देने में सक्षम नहीं है या फाइन नहीं देता है, क्या उसको जेल भेजा जा सकता है। तो कुछ ऐसे सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। इन सवालों को डिस्कस करने के बाद दोस्तों हम एक केस का भी डिस्कशन आज करेंगे और आखिरी में टेस्ट और लर्निंग्स का हमारा सेगमेंट तो बना ही रहेगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी चलती रहे साथ के साथ। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो सेक्शन 30 से लेके लगभग 39 तक सीआरपीसी के उस पार्ट को कवर करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वही बात, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और जो भी लोग जैसे जैसे जुड़ते रहें बोलते रहें कि वो लाइक करें वीडियो को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो चाहे लाइव सेशन देख रहे हो, बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हम जो आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, उसका फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। तो जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो उसमें हमारी ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ें। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या कुछ आपका कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, आप हमसे फ्रीली होके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर सभी लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए, फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो आज का जो पहला सेक्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों है सेक्शन 30। सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए समझते हैं। सेक्शन 30 से मैंने कई बार पाया कि सवाल आ जाता है और नॉर्मली भी हमारे दिमाग में एक साधारण सा सवाल है जो कई बार उठता है, तो आइए उसको टैकल करते हैं। पहली बात, सेक्शन 30 बात करता है इम्प्रीजनमेंट की। इम्प्रीजनमेंट मतलब जेल जाने की, बिहाइंड द बार्स होने की। इम्प्रीजनमेंट की किस सिचुएशन में, जब कोई फाइन नहीं पे करता है, मतलब फाइन का डिफॉल्ट करता है। तो सेक्शन 30 किसकी बात कर रहा है, इंप्रिजनमेंट की। कैसी सिचुएशन में, जब कोई व्यक्ति फाइन पे नहीं करता है। अब फाइन पे ना करने की कोई भी वजह हो सकती है, पर वो नहीं करता है तो क्या होगा। पर सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इन तीनों शब्दों का मतलब। इंप्रिजनमेंट का जैसे मैंने आपको बताया सीधा सा मतलब है जेल जाना, ठीक है, बहुत साधारण सा मतलब है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह शब्द है कि फाइन मतलब क्या है। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड के अंदर, आईपीसी के अंदर, जिसमें अलग अलग सब्सटैंटिव क्राइम्स बताए गए हैं, उसमें दोस्तों 2 तरीका है। क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 तरीके हैं जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। पहला तरीका है कि इसे जेल भेज दो, ये सबसे कॉमन तरीका है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। साथ के साथ एक और तरीका है दोस्तों कि उस व्यक्ति के ऊपर फाइन लगा दो। फाइन लगा दो मतलब उस व्यक्ति को एक स्पेसिफाइड अमाउंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा जुर्माना के तौर पे। जो उसने गलत काम किया उसके जुर्माने के तौर पे, फाइन के तौर पे उसको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। काफी सारे सेक्शंस हैं जो फाइन का प्रावधान करते हैं। यहां पे जो मजिस्ट्रेट, जो जज होते हैं, उनके पास पावर्स होती है कि वो चाहें तो किसी व्यक्ति को जेल भेज दें, चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन लगा दें, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जेल भी भेजें और उसके साथ साथ फाइन भी लगाएं। ये पूरे की पूरा डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन के अंदर सजा हो रही है और मजिस्ट्रेट या जज क्या चाहता है। तो हमें क्या समझना है कि फाइन क्या है। और तीसरा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब सीधा सा मतलब है कि किसी के ऊपर मजिस्ट्रेट या जज ने फाइन लगाया और वो उस व्यक्ति ने उस फाइन को पे नहीं किया। अब ये 2 सिनेरियो में हो सकता है कि मजिस्ट्रेट और जज ने खाली उस व्यक्ति पे फाइन ही लगाया हो, उसे जेल भेजने की कोई पनिशमेंट दी ना हो। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि उसे जेल भी भेजा हो और साथ के साथ फाइन भी लगाया हो। दोनों सिचुएशन में फाइन ना पे करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अब शुरुआत होगी बच्चे कहानी की। पहला, हम मान के चलते हैं सेक्शन 30 के अंदर कि फाइन को पे नहीं किया गया है। अब फाइन पे करने की वजह क्या है, हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है।
एक्यूज पर्सन ये कहता रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैंने उधार मांगे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा फैक्ट हम देखेंगे कि फाइन पे हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर फाइन नहीं होता है तो जज के पास पावर है कि वो उस व्यक्ति को जेल भेज सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं पे करता है तो हमारे पहले सवाल का तो जवाब यही मिल गया। दूसरे पॉइंट में जज के पास ये पावर है कि उस व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर फाइन नहीं पे हुआ है तो इम्प्रीजनमेंट, अगर इम्प्रीजनमेंट ऑथराइज है तो उसके लिए उसे भेजा जा सकता है। अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी में जुड़ते हैं। आ जाओ वापस उन दोनों सिचुएशंस पे, जो दोनों सिचुएशंस मैंने अभी आपको बताई। हो सकता है कि किसी व्यक्ति पे खाली फाइन ही लगा हो, या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति को जेल की भी सजा हुई हो और साथ के साथ फाइन लगा हो। बच्चे, दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सिचुएशन हो, जब भी कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट फाइन के बदले किसी को जेल भेज रहा है, वो उतने ही टर्म तक की जेल भेज सकता है जितने टर्म तक की जेल भेजने की ताकत वो रखता है, मतलब जितनी उसकी पावर के अंडर गिरता है। याद करो पिछला लेक्चर, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी जजेस होते हैं उनकी सेंटेंसिंग पावर आपको बताई थी। सेशन जज की याद करो, हाई कोर्ट की याद करो, अनलिमिटेड थी, फांसी तक दे सकते हैं। बस इतनी सी बात थी कि सेशन जज की फांसी कंफर्म होगी। फिर नीचे आओ थोड़ा सा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को याद करो, कितनी थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को याद करो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को याद करो। उन सबकी सेंटेंसिंग पावर जो है उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा कभी भी। मतलब फाइन के बदले जो आप लगा रहे हो इम्प्रीजनमेंट का प्रावधान, उसकी वजह से कभी भी जो लिमिट है सेंटेंसिंग की किसी भी जज की, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त दोस्तों ये है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जो आप फाइन लगा रहे हो और जिस क्राइम के लिए उस पे फाइन लगाया गया था, उस फाइन के बदले, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को बच्चे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस फाइन के बदले अगर आप इंप्रीजनमेंट भेजना चाह रहे हो किसी व्यक्ति को, वो इंप्रीजनमेंट कभी भी 1/4 मतलब 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। किसका 1/4? जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड करा गया है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए। मानो कोई क्राइम है X, उसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मानो 4 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है और 5,000 तक का फाइन किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति फाइन पे नहीं करता है और उस पर फाइन लगाया गया है, ऐसी सिचुएशन में उसको जेल तो भेजा जा सकता है, पर जो जेल का टर्म है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये वाला जेल टर्म, जो फाइन ना पे करने की वजह से उसे जो जेल जाना पड़ रहा है, वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल 4 साल जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन ये है कि फाइन के बदले जेल तो भेज सकते हो, बट अगर फाइन के बदले जेल भेज रहे हो तो जो जेल का टर्म है वो 1/4 से ज्यादा नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसे जाना पड़ रहा है, उसका मैक्सिमम पनिशमेंट जो है। हमारे एग्जाम्पल में मैक्सिमम पनिशमेंट 4 साल का था, इसलिए फाइन के बदले ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। आ जाओ तीसरी कंडीशन पे। ये जो फाइन के तौर पे, फाइन के बदले जो इंप्रिजनमेंट लगाया जा रहा है, ये हो सकता है कि जो नॉर्मल इंप्रिजनमेंट ग्राइंड किया गया है उसके एडिशन में हो। सुनिएगा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बच्चे, जो मैं बोल रहा हूं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2 सिचुएशन हो सकती हैं, कि पहला कि किसी व्यक्ति को इंप्रिजनमेंट हुआ है, उसके साथ साथ उस पर फाइन लगाया गया है। दूसरा कि उसको इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ है, खाली फाइन लगाया हुआ है। यहां पे ये जो तीसरा पॉइंट है, इसमें बात पहली वाली सिचुएशन की हो रही है कि उसमें उसको इंप्रिजनमेंट भी हुआ है और फाइन भी लगाया गया है। मानो किसी व्यक्ति ने कोई एक्स ऑफेंस किया और उसको सजा सुनाई गई कि आप 2 साल के लिए जेल में जाओगे और 10,000 रुपए फाइन पे करोगे, ऐसी करके सजा हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फाइन पे नहीं करता है तो उसे ये 2 साल तो रहना ही रहना है जेल में। इसके साथ साथ फाइन के बदले जो उसको जाना पड़ेगा जेल में,
वो उसके एडिशन में रहेगा, मतलब 2 साल के बाद उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद वो टर्म निकालना पड़ेगा जो उसे फाइन के तौर पे इंपोज किया। अब मुझे आप अपने दिमाग से बताओ, अगर कोई क्राइम है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल तक की, तो फाइन के बदले कितने समय तक के लिए उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है? फटाफट से बताओ, फाइन के बदले कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स की है? जल्दी फटाफट। बहुत अच्छे, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो सजा है फाइन के बदले लग सकती है वो एडिशन में होगी। ठीक है, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे अच्छे घूम जाते हैं वो है ये आखिरी पॉइंट। मैंने अभी बोला आपको कि इंप्रिजनमेंट आप दे सकते हो फाइन के बदले, पर आपको ये याद रखनी है कि किसी भी मजिस्ट्रेट या जज की जो सेंटेंसिंग पावर है उसको क्रॉस ना करे। पर दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी को नॉर्मल इंप्रिजनमेंट भी दिया हुआ है और साथ के साथ फाइन के बदले भी इंप्रिजनमेंट दिया जा रहा है, अगर इन दोनों को टोटल मिला के उसकी जो सेंटेंसिंग पावर है उसको क्रॉस कर रहा है तो कोई बात नहीं है। सुनना, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मानो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हमारा 2nd क्लास वाला। आप याद करो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास ज्यादा से ज्यादा किसी को 1 साल तक के लिए जेल में भेज सकता है। याद करो, मैक्सिमम ड्यूरेशन था 1 साल के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की पावर है। अब मानो किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और उस व्यक्ति पे जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने सजा लगाई थी कि आप 1 साल के लिए जेल में जाओगे और साथ के साथ आप 500 रुपए का फाइन पे करोगे। मानो ये सजा सुनाई थी हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास ने। ठीक है, अब 1 साल जो मैक्सिमम सेंटेंसिंग पावर थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की, वो तो उसने पहले से यूज कर ली। अब अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए पे नहीं करता है और वो फाइन के बदले अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाह रहा है कि इसको जेल भेजा जाए, तो याद करो 1 साल का कितना होगा, 1/4, 3 महीने तक भेज सकता है। तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास कह रहा है कि अब आप जेल में रहोगे कितना, 1 साल 3 महीना। अब यहां पे वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन लेगा कि आप मुझे जेल ही नहीं भेज सकते 1 साल 3 महीने के लिए, क्योंकि आपकी जो सेंटेंसिंग पावर है वो केवल 1 साल तक की है। तो ये वाला रूल यहां पे अप्लाई नहीं होगा और जो फाइन के बदले जेल का टर्म है वो एक्सेस में भी जा सकता है। तो जो 3 महीने एक्सेस जा रहे हैं 1 साल से, हां माना वो सेंटेंसिंग पावर से बियॉन्ड है पर ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो 1 साल 3 महीने तक की सजा दे सकता है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास। पर ऐसा मत सोचना कि नॉर्मल क्राइम में वो इंप्रिजनमेंट दे देगा 1.5 साल की या 2 साल की, नहीं। वो खाली फाइन वाले केस में एग्जेम्पशन है, जो फाइन के बदले किसी को जेल में जाना पड़ रहा है उसके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन बना के रखा हुआ है। ठीक है, एक बार क्विकली स्लाइड को रिवाइज करा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात करता है कि जब कोई व्यक्ति फाइन पे करने में डिफॉल्ट करता है उसको जेल भेजा जा सकता है। तो पहली तो ऑब्वियस रिक्वायरमेंट है कि किसी व्यक्ति ने फाइन नहीं पे किया है। अब किसी भी वजह से ना किया हो, हमें वजह जानने की जरूरत है नहीं, बात फैक्ट है कि फाइन पे नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को फाइन ना पे करने की वजह से जेल में भेजा जा सकता है। ठीक है, पर जो जेल में भेजने की पावर है वो कभी भी सेंटेंसिंग पावर जो है किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या जज की, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। मानिए अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास का एग्जांपल ले लो, उसकी पावर है 1 साल तक की ऑफेंस देने की, तो फाइन ना पे करने की वजह से वो किसी को 1.5 साल की सजा नहीं दे सकता, केवल फाइन ना पे करने की वजह से। समझना मेरी बात को। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जो मैक्सिमम पनिशमेंट फाइन ना पे करने का दिया जा सकता है वो कभी भी 1/4 जो उस क्राइम के लिए इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है उस 1/4 को क्रॉस नहीं करेगा। अगर मानिए जो क्राइम किया है उसका मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट 2 साल का बताया गया है, तो 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती फाइन ना पे करने की वजह से। तीसरा, ये जो टर्म है जो फाइन ना पे करने की वजह से हुआ है, ये इन एडिशन में भी हो सकता है। मानिए किसी को 2 साल की सजा हुई है, उसके साथ साथ 5,000 का फाइन हुआ था और फाइन ना पे करने की वजह से भी उस पर 6 महीने की सजा लगाई गई है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को 2 साल और 6 महीने जेल में रहना पड़े। और आखिरी बात यह है कि जो हमने अभी यहां पे बात करी थी कि जो सेंटेंसिंग पावर है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। पर अगर हम टोटल कर रहे हैं
किसी व्यक्ति को इम्प्रीजनमेंट हुआ है 1 साल का और किसी व्यक्ति पे फाइन लगा है, अगर ये जो इम्प्रीजनमेंट वाले पार्ट है ये विद इन सेंटेंसिंग पावर है और वो ब्रीच इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फाइन के बदले इम्प्रीजनमेंट लगाया गया है उसकी वजह से ब्रीच हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो फाइन की वजह से इम्प्रीजनमेंट लगाया गया है वो एग्जेम्प्टेड होता है और ये नहीं माना जाएगा कि किसी मजिस्ट्रेट ने ब्रीच किया है। मानिए अगर मजिस्ट्रेट ने 1 साल की किसी को सजा दी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सब सेकंड क्लास ने अगर 1 साल की किसी को सजा दी है जो वो देने के अलाउड है और किसी को फाइन ना पे करने की वजह से वो 3 महीने की भी सजा दे रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये सजा नहीं दे सकता क्योंकि ये 1 साल और 3 महीने की है। देखा जाए तो इम्प्रीजनमेंट उसने 1 ही साल का दिया था, वो 3 महीने उसने फाइन ना पे करने की वजह से लगाए थे। ठीक है, अगर दोस्तों इस स्लाइड का कंटेंट आप सभी को क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी को क्लैरिटी अभी भी थोड़ी सी वो हुई हो तो दोबारा वीडियो को बैक करना और दोबारा देखना, 3-4 बार देखना, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों वो है सेक्शन 31। सेक्शन 31 भी बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे सेक्शन 30 ने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताई ना, वैसे 31 भी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता है। क्या बताता है? सेक्शन 31 कहता है मानिए किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है और वो जो सजा है वो केवल एक क्राइम के लिए नहीं है, एक ऑफेंस के लिए नहीं है, एक ऑफेंस से ज्यादा के लिए है। अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो रहा है एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा? मानो एक ही व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, दूसरे व्यक्ति को लाठी से मारा था तो ग्रीवियस हर्ट किया है, तीसरी व्यक्ति का किडनैप किया है, तो ऐसा पॉसिबल है। और एक ही ट्रायल में अगर उसका कन्विक्शन तीनों का हो रहा है, मर्डर का भी हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट का भी हो रहा है, किडनैपिंग का भी हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या 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 रूल अप्लाई होते हैं उसके बारे में दोस्तों हमको बताता है सेक्शन 31। इस वजह से सेक्शन 31 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यह बहुत जरूरी है कि सेक्शन 31 दोस्तों तभी अप्लाई होता है जब एक से ज्यादा सजा हो रही है एक ही ट्रायल के अंदर। मानिए मर्डर की सजा किसी दूसरे ट्रायल में हुई थी, किडनैपिंग की सजा दूसरे ट्रायल में हुई थी और थेफ्ट की सजा तीसरे ट्रायल में हुई थी, तो उस पर सेक्शन 31 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 31 तभी अप्लाई होता है जब एक ही ट्रायल के अंदर एक ही व्यक्ति को मर्डर, किडनैपिंग और थेफ्ट तीनों का सजा दी जा रही है। ये हमको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है। पहली रिक्वायरमेंट है कि एक ही ट्रायल होना चाहिए, दूसरा 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए जिनके लिए कन्विक्शन हो रहा है, जैसे मर्डर, थेफ्ट और किडनैपिंग। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है। अब क्योंकि अलग अलग ऑफेंसेस हुए हैं, मर्डर, थेफ्ट और किडनैपिंग, तो सबके पनिशमेंट भी अलग अलग हैं, तो उनके सेवरल पनिशमेंट होंगे, अलग अलग पनिशमेंट होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मानिए किसी व्यक्ति ने थेफ्ट किया, ठीक है, उस थेफ्ट की उसको मिली है 3 साल की सजा। मानिए किसी व्यक्ति ने किडनैपिंग फॉर रैंसम किया, उस व्यक्ति को उस एक्ट के लिए मिली है 7 साल की सजा। मानिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, उस मर्डर के लिए उस व्यक्ति को मिली है 12 साल की सजा। 12, 7 और 3 कितने हो गए? 12, 7 और 3 22। अब ये जो टोटल 22 साल की सजा मिली है, पर ये टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर है तो अलग अलग। 12 मर्डर के लिए, 7 किडनैपिंग के लिए और 3 थेफ्ट के लिए। ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करा जाएगा? कैसे? क्या हम ये बोल दें कि अगर वो 12 साल टोटल जेल में रह ले तो हम ये मान ले कि 12 साल भी रह लिया, 7 साल भी रह लिया, 3 साल भी रह लिया? बोल सकते हैं कोई व्यक्ति अगर टोटल 12 साल जेल में रहा तो 12 में 7 भी इंक्लूड हो गए और इसी 12 में ये 3 भी इंक्लूड हो गए। ये एक पहला है। जो ये वाली चीज है, जब हम बोलते हैं कि एक ही टाइम में एक से ज्यादा ऑफेंसेस की सजा कवर हो गई, उसके लिए शब्द जो यूज होता है वो होता है बच्चों कनकरेंटली। कनकरेंटली मतलब एक से ज्यादा ऑफेंसेस की सजा एक साथ चल रही है। जब वो 12 साल जेल में था तो साथ ही साथ वो मर्डर के लिए भी जेल में था, किडनैपिंग के लिए भी जेल में था और थेफ्ट के लिए भी जेल में था। तो शुरुआत हुई सजा की यहां से 3 ऑफेंसेस के साथ, वो जेल में है। कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति है जेल में।
अब वो 3 ऑफेंसेस के लिए जेल में है, मर्डर के लिए, किडनैपिंग के लिए और थेफ्ट के लिए, और ऐसे शुरू हुई इसकी सजा। यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है। जब 3 साल पूरे हो गए तो थेफ्ट की सजा यहां खत्म हो गई, फिर किडनैपिंग और मर्डर की चलती रही, फिर आगे चल के 7 साल पूरे हो गए, किडनैपिंग की भी पूरी हो गई, फिर मर्डर के यहां तक 12 साल तक चले। पर फैक्ट वही है कि व्यक्ति वही है, इंडिविजुअल ए ही है और है वो जेल में ही। सच्चाई देखें तो कोई फर्क नहीं है, सच्चाई में तो वो 12 साल ही जेल में रहा है। कहने को हम ऐसा मान लेते हैं कि किडनैपिंग की भी साथ में चल रही थी और थेफ्ट की भी साथ में चल रही थी। इसको बोलते हैं सजा का कंकरेंटली रन करना। पर दोस्तों इससे एक उलट सिचुएशन हो सकती है। उसमें क्या है, व्यक्ति यही एक ए है और उसने ऑफेंसेस भी यही करे हैं, मर्डर करा है, किडनैपिंग करा है, थेफ्ट करा है। यहां पे जो सजा है ये एक साथ ना चल के जैसे यहां पे चल रही है, वो एक के बाद एक चल रही है। पहले वो रहा 3 साल जेल थेफ्ट में, फिर जब 3 साल के बाद वो किडनैपिंग के लिए जेल में रहा 7 साल, और आखिरी में जब ये दोनों टर्म खत्म हो गए मर्डर के लिए रहा 12 साल। तो एक के बाद एक चल रहा है, एक के बाद एक, थेफ्ट, किडनैपिंग, मर्डर। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले 3 साल रहेगा, फिर 7 साल रहेगा, फिर 12 साल रहेगा। तो एक लंबा समय उसे लगभग 22 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। इस बात को जब एक के बाद एक पनिशमेंट शुरू होता है उसको बोलते हैं बच्चे कॉन्जिक्यूटिवली, इसको बोलते हैं कंकरेंटली, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिवली। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं सेक्शन 31 में। ये मर्जी मजिस्ट्रेट की है, ये मर्जी जज की है कि वो दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, हमको ये बात याद रखना है। पर ये जो भी चूज करे, जो भी अपना डिसीजन ले जज, वो हमेशा सब्जेक्ट रहेगा सेक्शन 71 के। आईपीसी में एक सेक्शन है दोस्तों 71, वो इसी बारे में प्रावधान करता है कि ऐसी सिचुएशन जब होगी तो क्या करा जाएगा। इस स्लाइड के जो अगली स्लाइड है वो सेक्शन 71 के ही बारे में है। पर उस पे जाने से पहले ये स्लाइड में जो कंटेंट हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको क्लियर है या नहीं। फटाफट से देख लें अभी तक हमने क्या सीखा है। जो सेक्शन 31 है हमारा दोस्तों सीआरपीसी का, वो ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जब एक ही व्यक्ति ने एक से ज्यादा ऑफेंसेस करे होते हैं जिनके लिए उसका कन्विक्शन हो रहा होता है। पर ये बहुत जरूरी है, ये जो कन्विक्शन एक से ज्यादा है ये एक ही ट्रायल के अंदर हो। ऐसा नहीं है कि उसे 2012 में मर्डर की सजा दी गई थी, 2015 में उसको फिर थेफ्ट के लिए सजा हुई दूसरे कोर्ट से और 2018 में उसे रेप की सजा हुई। नहीं, एक ही ट्रायल के अंदर एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए सजा दी जा रही है। तो एक से ज्यादा मतलब 2 और मोर ऑफेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए, और क्योंकि वो अलग अलग ऑफेंसेस हैं तो उनकी एक से ज्यादा पनिशमेंट होंगी। अब यहां पे देखना पड़ेगा जज को कि उसको कंकरेंटली दौड़ाना है कि एक ही साथ सारे पनिशमेंट दौड़ाने हैं या एक के बाद एक। और ये सब सब्जेक्ट किसके हैं, सेक्शन 71 के, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। अगर इस स्लाइड का कंटेंट बच्चे सबको क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो। मैं बढ़ता हूं सेक्शन 71 पे, फटाफट से वाई टाइप करो अगर सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने अभी बताया जो सेक्शन 71, ये बच्चे सेक्शन 71 सीआरपीसी का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 71 आईपीसी का है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता है, दिमाग घूम जाएगा आपका, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये कहता है मानिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा ऑफेंस है, कोई एक ऐसा क्राइम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस समाये हुए हैं। एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा फादर ऑफेंस जिसमें बहुत सारे चिल्ड्रन ऑफेंसेस हैं। ऐसी पोजीशन के बारे में, ऐसा जब होगा उसके बारे में सेक्शन 71 बात करता है। और वो कैसे होगा, कब होगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी पहले समझो कि सेक्शन 71 कहता क्या है। सेक्शन 71 कहता है कि मानो कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें 4 एक्ट्स मिलके वो ऑफेंस बन रहा है, एक्ट ए, एक्ट बी, एक्ट सी, एक्ट डी। जब ये चारों ए, बी और सी और डी मिल जाते हैं तो एक क्राइम बन जाता है। पर वहीं यह भी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक्ट ए अपने आप में एक क्राइम हो, एक्ट बी अपने आप में एक क्राइम हो, एक्ट सी अपने आप में एक क्राइम हो, एक्ट डी अपने आप में क्राइम हो, या इनमें से कोई एक अपने आप में क्राइम हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 अलग अलग एक्ट मिलके एक ऑफेंस मिले, या ऐसा भी हो सकता है ये जो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं ये अपने आप में ऑफेंसेस हो। तो ऐसी सिचुएशन में सजा किसके लिए मिलेगी,
ये इंडिविजुअल एक्ट करने के लिए मिलेगी, या जो सारे मिला के ऑफेंस बन रहा है उसके लिए मिलेगी, या फिर दोनों के लिए मिलेगी? इसकी बात करता है दोस्तों सेक्शन 71। सेक्शन 71 बहुत साफ साफ कहता है, और उसी के लिए मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं सेक्शन 71 की जो सजा मिलेगी वो दोनों में से किसी एक ही स्थिति के लिए मिलेगी। ये आपके पास चॉइस है, या तो आप चारों एक्ट्स को मिला के एक ऑफेंस कंसीडर कर लो, या फिर इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए सजा दे लो। आप ये नहीं कह सकते कि आपको उस इंडिविजुअल एक्ट के लिए अलग सजा होगी और सबको मिला के जो ऑफेंस में बन रहा है उसके लिए अलग होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे है। मानो एक सिचुएशन है, ए पर्सन है, उसने जेड पर्सन को 50 बार किसी चीज से मारा, डंडा लिया, 50 बार डंडे मारे किसी के दिमाग पे, सर पे किसी के, कभी कहीं कभी कहीं, ए व्यक्ति ने जेड को। तो हर एक डंडा जो पड़ा जेड को, डंडा नंबर 1, डंडा नंबर 2, डंडा नंबर 3, डंडा नंबर 4, डंडा नंबर 5, दे इन इटसेल्फ आर क्राइम। वो क्राइम है ना? किसी को आप बीट कर रहे हो, किसी को आप क्या पर हर्ट पहुंचा रहे हो, है ना, चोट पहुंचा रहे हो, अगर सर्वर में मार रहे हो तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो। तो ये इंडिविजुअल एक्ट्स जो हुए ये अपने आप में क्राइम है। पर मानो कि 50 डंडे खाने के बाद ये जो जेड बंदा है इसकी डेथ हो गई, अब आपके पास चॉइस है, या तो इस जेड पर्सन को, ये जो जेड पर्सन की डेथ होगी उसके लिए ए पर्सन को मर्डर के लिए सजा दे दो, क्योंकि ये जो सारे एक्ट जो उसको डंडे पड़े 50, 1 to 5, 1 to 50, एक के बाद एक के बाद एक, सबको मिला के क्या हुआ, उनका टोटल इफेक्ट क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो यहां तो आपके पास ऑप्शन है कि ए को मर्डर की सजा दे दो क्योंकि उसने जेड की डेथ करी है 50 बार डंडे मार के, या आपके पास ये चॉइस है कि जो उसने डंडे मारे हैं उनके लिए उसे सजा दे दो कि तुमने उसको डंडा मारा, उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, उसको पहले हर्ट हुआ, उसको फिर ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो उसके इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए सजा दे लो 1 2 3 4 5, या फिर जो उसके इंडिविजुअल एक्ट्स ने टोटल अफेक्ट क्रिएट किया है मर्डर, उसके लिए सजा दे लो। आप दोनों के लिए नहीं दे सकते। आप किसी ने किसी व्यक्ति को पीट पीट के जान से मार डाला, आप ये नहीं कह सकते आप ग्रीवियस हर्ट के लिए भी जेल में जाओगे और आप मर्डर के लिए, यहां तो ग्रीवियस हर्ट के लिए, यहां मर्डर के लिए, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट वाज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, दोनों के लिए नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सेक्शन 71 इज सेइंग कि अगर ऐसी सिचुएशन है जब कुछ एक्ट्स मिलके एक ऑफेंस बना रहे हैं और वो एक्ट्स अपने आप में भी ऑफेंसेस हैं, तो यहां पे कोर्ट को चूज करना पड़ेगा और वो दोनों में से किसी एक ऑफेंस के लिए ही सजा दे सकते हैं, दोनों के लिए नहीं। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं। सेक्शन 71 ये हमारा दोस्तों आईपीसी का है, बिल्कुल गलती ना करें, सीआरपीसी का ना समझें। ये ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है जब एक ही एक्ट अपने आप में भी क्राइम होता है और बहुत सारे एक्ट मिलके भी अलग क्राइम बनाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो पनिशमेंट है वो किसी एक ही क्राइम के लिए होगी। अगर दोस्तों ये स्लाइड और सेक्शन 71 आईपीसी का क्लियर है आप सभी को, फटाफट से वाई टाइप कर दो। मैं अगले स्लाइड पे बढ़ता हूं, फटाफट से वाई टाइप करो बच्चे। जो बच्चा लेट हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, आप वीडियो देख सकते हो बाद में। सेक्शन 71 सबको क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ वापस से सेक्शन 31 पे। जो सेक्शन फिर से हम सेक्शन 31 पे आ गए हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सेक्शन 31 है ये, 71 खत्म हो गया। सेक्शन 31 आगे क्या कहता है? मैंने सेक्शन 31 की आखिरी बात क्या बताई थी कि वो जो सजा किसी व्यक्ति को आप दे रहे हो, जो आप पनिशमेंट किसी व्यक्ति को दे रहे हो, जिस व्यक्ति ने अलग अलग ऑफेंस किए हैं, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं अगर आप भूल गए हो 71 के चक्कर में। 31 में हम पढ़ रहे थे एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए सजा हो रही है एक ही ट्रायल के अंदर। ऐसी सिचुएशन में जो उसको अलग अलग पनिशमेंट मिलेंगे वो हो सकता है कि साथ साथ चलें या हो सकता है कि एक के बाद चलें। यहां तक की कहानी हमने बच्चे सेक्शन 31 की अभी तक पढ़ी थी। अब उसकी आगे की कहानी बता रहा हूं। अगर दोस्तों कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि वो जो सजाएं हैं, जो पनिशमेंट्स है, वो एक साथ ना चल के एक के बाद एक चलेंगी, कॉन्सिक्यूटिवली चलेंगी। वही पहले सजा थेफ्ट की पूरी होगी,
फिर किडनैपिंग की पूरी होगी, फिर मर्डर की पूरी होगी। अगर वो दूसरा वाला खतरनाक वाला ऑप्शन चूज कर रहा है कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो सेंटेंसिंग पावर हमने डिस्कस करी थी मजिस्ट्रेट की, वो ब्रीच करी जा सकती है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। सेंटेंसिंग पावर याद करो कल की क्लास, सेशन जज अनलिमिटेड, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बताओ फटाफट से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल। तो ये जो लिमिट्स लगाई हुई है ना सेंटेंसिंग की, उसको ब्रीच किया जा सकता है जब अगर जज डिसाइड करता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ग्रांट करेगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। मानिए ये जो कोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, ठीक है, सीजेएम का। पहले क्लियर कर देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। मानिए हमारा जो कोर्ट है वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, और हम इतने स्मार्ट बच्चे हैं इसलिए हमें पता है कि जो उसकी मैक्सिमम पावर है वो 7 साल तक की सजा देने की है। अब मानिए उसके पास कोई एक्यूज पर्सन आया और उस एक्यूज पर्सन ने 3 क्राइम करे हैं, क्राइम नंबर ए, क्राइम नंबर बी और क्राइम नंबर सी, और ये तीनों ही क्राइम उसके खिलाफ साबित हो गए हैं। और मानिए क्राइम नंबर ए की जो सजा है जो उसने दी है, क्राइम नंबर ए के लिए उसने 4 साल की दी है, क्राइम नंबर बी के लिए उसने 3 साल की दी है, और क्राइम नंबर सी के लिए उसने 2 साल की सजा दी है, ठीक है। तो कितनी सजा हो गई, 4 साल पहले क्राइम के लिए प्लस 3 साल दूसरे क्राइम के लिए प्लस 2 साल तीसरे क्राइम के लिए। तो अगर हम देखें 4 + 3, बताओ फटाफट से, 4 + 3 7 + 2 9, इस व्यक्ति को जो टोटल सजा दी है हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, क्योंकि उसने कहा है कि एक सजा के बाद दूसरी सजा शुरू होगी, पहले ये 4 साल पूरे करोगे, फिर इसके बाद 3 साल पूरे करोगे, फिर 2 साल पूरे करोगे। तो टोटल अगर देखा जाए, रियलिटी देखा जाए, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सजा 9 साल की दी है। पर हमने क्या पढ़ा था, जो मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है वो है 7 साल का। पर यहां पे जो हमारा सेक्शन 31 है वो ये कह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। क्यों कर सकता है समझते हैं। इंडिविजुअल जो सेंटेंसिंग पावर हमने पढ़ी थी ना बच्चे, वो इंडिविजुअल ऑफेंसेस के पर्सपेक्टिव में थी। मतलब जो 7 साल की लिमिट लगाई गई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे, वो खाली एक ऑफेंस के लिए लगाई गई है, कि मतलब किसी भी एक कन्विक्शन के लिए, किसी भी एक ऑफेंस के लिए कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं देगा। ऐसे ही सबका रूल है कि मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से ज्यादा नहीं देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल से ज्यादा नहीं देगा। वो एक ऑफेंसेस मतलब एक कन्विक्शन के रिगार्डिंग में है। पर अगर उस टेस्ट से देखें तो पहला ऑफेंस के लिए उसने 4 ही साल के लिए दी है, तो मतलब 7 साल से कम है, विद इन लिमिट है। दूसरे के लिए उसने 3 ही साल की दी है, ये भी 7 साल से कम है, मतलब विद इन लिमिट है। और तीसरी के लिए उसने 2 ही साल की दी है, ये भी 7 साल से कम है, मतलब विद इन लिमिट है। तो उसकी जो सेंटेंसिंग पावर है वो उसके लिमिट में ही चल रहा है। वो उसने डिसीजन ये लिया है कि वो कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगे, इस वजह से हमको लग रहा है कि वो 9 साल की सजा हो गई। ऐसा नहीं है। और अगर वो कॉन्जिक्यूटिव चूज कर रहा है और कॉन्जिक्यूटिव होने की वजह से वो लिमिट जो है ब्रीच हो रही है, वो अलाउड है। पर ये अलाउड नहीं है कि एक इनमें से किसी भी ऑफेंस के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये बोल देता कि ऑफेंस ए के लिए आपको 8 साल की सजा होगी, ये ऑफेंस बी के लिए 9 साल की सजा होगी। अगर ऐसा बोल देता किसी इंडिविजुअल कन्विक्शन के लिए, अगर वो 7 साल की लिमिट ब्रीच कर देता तो गलत करता सीजेएम। पर इंडिविजुअल ऑफेंसेस के लिए ही रिमेन्ड विद इन लिमिट्स। वो तो हम जब टोटल एड अप कर रहे हैं इसलिए हमको ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आई है, और जिस जिसको समझ में आई है फटाफट से वाई टाइप करो, जल्दी फटाफट से वाई टाइप करो अगर ये बात क्लियर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं अगली बात पे। अभी मैंने आपको बोला जो सेंटेंसिंग पावर है उसको कॉन्जिक्यूटिवली अगर पनिशमेंट हो रही है किसी व्यक्ति को तो उसको ब्रीच किया जा सकता है। ब्रीच तो कर सकते हैं, पर किसी भी सिचुएशन में, भले ही आप किसी को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए सजा दे रहे हो, 14 साल से ज्यादा के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते।
14 ईयर्स इज द मैक्सिमम लिमिट जिस समय तक किसी व्यक्ति को जेल के अंदर रखा जा सकता है। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं कि जो हमारा कोर्ट है वो सीजेएम साहब का ही कोर्ट है और हम सबको पता है कि उनकी मैक्सिमम पीरियड है 7 साल तक की वो सजा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति ने 3 ऑफेंस करे हैं, ए, बी और सी, और आज जो सीजेएम बैठे हैं वो थोड़े से गुस्से के मूड में बैठे हैं, आज उनका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो पहले ऑफेंस के लिए इस व्यक्ति को उन्होंने 6 साल की सजा दी, दूसरे ऑफेंस के लिए भी उन्होंने 6 साल की सजा दी और तीसरे ऑफेंस के लिए उन्होंने 5 साल की सजा दी। तो टोटल सजा उन्होंने कितनी दी है? 6 + 6 + 5, इतनी सजा उन्होंने दे दी। 6, 12, 5, 17 साल की सजा दे मारी। तो अगर हम पिछले वाले इसके हिसाब से देखें, वो इंडिविजुअल ऑफेंसेस के लिए तो उन्होंने देखा जाए तो विद इन लिमिट्स रहे हैं, किसी में भी उन्होंने 7 साल वाली लिमिट को ब्रीच नहीं किया है और वो 17 साल की सजा देके कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी में बिल्कुल हैं। पर दूसरे रूल ये कहता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी चला रहे हो, वो कभी भी 14 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो मैक्सिमम पनिशमेंट कॉन्जिक्यूटिव के तौर पे भी दोस्तों 14 साल तक रह दे सकते हैं, 14 साल से ज्यादा नहीं। तो ये जो पनिशमेंट है ये गलत हो जाएगी। यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफेंस की जो सजा है वो कम करनी पड़ेगी। मतलब ये जो मानिए जो तीसरा ऑफेंस है जिसकी 5 साल दी है, इसको 5 से बदल के 3 नहीं 2 करना पड़ेगा। तो 6, 12, 2, 14। जब ये 14 हो जाएगी ये अलाउड है, 14 तक अलाउड है, 14 के क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। क्या है दूसरी कंडीशन? अगर आप किसी के टर्म्स कॉन्जिक्यूटिवली चला रहे हो तो जो मैक्सिमम पीरियड है टोटल सबका मिला के वो 14 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों ये 14 साल वाली लिमिट का बात अगर आप सभी को समझ में आ गई है तो फटाफट वाई टाइप करो, मैं तीसरे पॉइंट पर पढ़ रहा हूं। फटाफट से वाई टाइप करो, बहुत अच्छे। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। कभी भी किसी व्यक्ति को, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, किसी भी इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। नॉट ट्वाइस ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफेंस। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती, इसको बोलते हैं बच्चे हम डबल जियोपार्डी। ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है। पर यहां पे जो सीआरपीसी कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल ऑफेंस की डबल सजा से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए, इसका कंटेक्स्ट दूसरा है, समझिए। मानिए वही एग्जांपल ले लीजिए कि सीजेएम साहब हैं, इनकी मैक्सिमम सजा देने की लिमिट है 7 साल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं। सीजेएम साहब हैं, उनकी मैक्सिमम लिमिट है 7 साल, और कोई व्यक्ति है उसने मानो आप 2 ऑफेंस करें, ऑफेंस नंबर ए और ऑफेंस नंबर बी, मानो 3 ही करें, ऑफेंस नंबर सी, 3 ऑफेंस किए हैं। जो ऑफेंस नंबर ए है दोस्तों, जो ऑफेंस नंबर ए है उसके लिए जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है आईपीसी के हिसाब से वो है कितना? मानो 10 साल। मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट जो दिया जा सकता है इस ए नंबर के ऑफेंस के लिए वो है 10 साल, और बी नंबर ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है मानो वो है 8 साल, और सी नंबर ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है मानिए वो है 6 साल। ऐसी सिचुएशन है कि मैक्सिमम उस ऑफेंस के लिए जो आईपीसी बता रहा है मैक्सिमम पनिशमेंट वो 10, 8 और 6 है। अगर ऐसी सिचुएशन है और अब जो सजा दे रहे हैं सीजेएम वो ये दे रहे हैं कि पहले ऑफेंस के लिए तो उन्होंने सजा कितनी दे दी, जिसकी मैक्सिमम 10 थी उसके लिए दे दी 5, और जिसकी मैक्सिमम 8 थी उसके लिए दे दी 4, और जिसकी मैक्सिमम 6 थी उसके लिए दे दी 3। तो ये असल सजा है जो दी गई है, कितनी? 5 + 4 + 3। ये सजा दी है किसने? सीजेएम साहब ने इस व्यक्ति को। ठीक है, अब ये देखा जाए तो टोटल सजा कितनी हो गई? 5 + 4 9 + 3 12। तो अगर देखें इन पहली वाली 2 रिक्वायरमेंट्स पे जज करें, इंडिविजुअली तो कोई भी 7 साल की लिमिट को ब्रीच नहीं कर रहा है, तो पहली कंडीशन तो साफ है, क्लियर है।
और साथ ही साथ जो 14 साल की लिमिट है वो भी ब्रीच नहीं हो रही है, क्योंकि सबको मिला के 12 ही साल है। पर जो तीसरी कंडीशन है वो ये कह रही है कि जो भी इंडिविजुअल ऑफेंसेस हैं जिनके लिए उस व्यक्ति को सजा हो रही है, उनके जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, पहले वाले इंडिविजुअल ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट 10 है, दूसरे के लिए 8 है, तीसरे का 6 है, किसी भी इंडिविजुअल ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके दुगने से, उसकी दुगनी तक लिमिट तक नहीं पहुंचना चाहिए कोई भी जो टोटल पनिशमेंट ग्रांट किया गया है। मानिए मैक्सिमम 10 थी, तो टोटल ऐसी सिचुएशन में ये वाली जो कंडीशन निकल के आती, ये 20 साल की निकल के आती। मतलब कोई भी टोटल ऑफेंस सीजेएम जो टोटल सजा है वो उतनी नहीं दे सकते जिससे 20 साल की लिमिट क्रॉस हो। पर ये 20 साल की लिमिट की कभी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे 14 साल का बार पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं और इससे समझने की कोशिश करना दोबारा। किसको? इस तीसरे वाले को। ये कह रहे हैं, मानिए कि सीजेएम ही साहब हैं और सीजेएम साहब के 7 साल का लिमिट है। फिर से सुनना ध्यान से, पेशेंस रख के सुनना। 3 ऑफेंस हैं इन्वॉल्व, ऑफेंस नंबर ए, ऑफेंस नंबर सी, ऑफेंस नंबर बी, ऑफेंस नंबर सी। इसके जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट का मतलब जो आईपीसी में लिखा है कि उस ऑफेंस के लिए सबसे ज्यादा सजा कितनी दी जा सकती है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इन तीनों ऑफेंस के, मानो ए का है मैक्सिमम पनिशमेंट है 4 साल, और बी का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल, और सी का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल। ठीक है, 2 इयर्स। ये तो है बच्चे मैक्सिमम पनिशमेंट्स। और जो सीजेएम साहब ने सजाएं दी हैं वो कैसी हैं कि पहली ऑफेंस का तो सीजेएम साहब ने मैक्सिमम पनिशमेंट ही दिया है, 4 ही साल दिया है। ठीक है, और जो दूसरी सजा है उसका भी जो जज साहब ने मैक्सिमम पनिशमेंट ही दिया है, 3 ही साल दिया है। और जो तीसरा पनिशमेंट है उसका भी मैक्सिमम पनिशमेंट ही दिया है, 2 ही साल दिया है। मतलब जो गुस्सा बैठे थे बहुत सीजेएम साहब की, इसको तो मैं मैक्सिमम पनिशमेंट ही दूंगा, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट बनते थे वही दिए सारे के सारे सीजेएम साहब ने। तो 4 + 3 7 + 2 9, तो टोटल जो टर्म की सजा दी वो 9 साल की थी। अब इस डिसीजन को एक एक करके जज करते हैं। इंडिविजुअल टर्म्स तो कोई 7 को ब्रीच नहीं कर रहा, तो पहली कंडीशन तो क्लियर है। टोटल ये 9 है, 14 की लिमिट को ब्रीच नहीं करती। तीसरी कह रही है कि किसी भी इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए जो सजा दी गई है, किसी भी इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए जो सजा दी गई है उसकी दुगनी नहीं होनी चाहिए, उसकी डबल नहीं होनी चाहिए। और यहां पे जो इंडिविजुअल ऑफेंस की जो सबसे ज्यादा सजा है वो यहां पे है बच्चे 4 साल, और जो टोटल पनिशमेंट बन रही है जो जज साहब ने दी है वो है 9 साल। ऐसी सिचुएशन में ये जो पनिशमेंट है वो गलत हो जाएगी और सीजेएम साहब को मैक्सिमम पनिशमेंट 8 साल तक की दे सकते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं या तो इस 2 को 1 करना पड़ेगा या फिर इस 3 को 2 करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो मैं इस पूरी सिचुएशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि कोई भी जिस भी इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है, कोई भी इंडिविजुअल ऑफेंस, ये 3 ऑफेंस इन्वॉल्व है ना, इनमें से जिस भी इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, 4 साल दी गई है, तो इसके दुगने तक ही रहे, उससे ज्यादा ना हो, दुगने की लिमिट क्रॉस ना हो। अगर किसी एक ऑफेंस के लिए 4 साल की सजा दी गई है तो 8 साल से ज्यादा ना हो। किसी एक इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए जो सबसे ज्यादा सजा है वो 5 साल दी गई है तो 10 साल क्रॉस ना हो। अगर 6 साल दी गई है तो 12 साल क्रॉस ना हो। तो देखेंगे जो 3 सजाएं दी हैं, इसका तरीका है कैसे पता लगाओगे? जो 3 सजाएं दी हैं हमारे एग्जाम्पल में, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी है? 4 है, और उसका दुगना कितना है? 8 है। तो टोटल कभी भी 8 को क्रॉस ना करे। ये फंडा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर फंडा ये है। अगर दोस्तों समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो फटाफट से। थोड़ा सा कुछ, अगर थोड़ा सा भी थ्रेड पकड़ पाए हो तो वाई टाइप कर दो। बस अगर मैं इसको एक शब्द में कंक्लूड करूं, जितने भी ऑफेंसेस के लिए सजा दी गई है उसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है और उसका डबल कर दो।
जो भी डबल आ रहा है, टोटल पनिशमेंट, सारे ऑफेंसेस का मिला के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बन रहे हैं, टोटल पनिशमेंट उस लिमिट को क्रॉस ना करे, बस इतना सा। अगर समझने में इतना आसान है, पर जब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। और आखिरी बहुत छोटी सी बात है, जब भी हम अपील के लिए जाना चाहेंगे और अपील के लिए देखेंगे कि कौन सा कोर्ट में जाना चाहिए, तो अपील के लिए हम हमेशा देखेंगे कि टोटल कितनी पनिशमेंट हुई थी, टोटल उस व्यक्ति को कितने समय के लिए इंप्रिजनमेंट में भेजा गया था। मानो एक व्यक्ति ने 3 ऑफेंस किए थे, ए, बी और सी। पहले ऑफेंस के लिए उसे 4 साल के लिए रहना पड़ा, दूसरे ऑफेंस के लिए उसे 3 साल के लिए रहना पड़ा, तीसरे के लिए उसे 2 साल के लिए रहना पड़ा। तो वो टोटल जो रहा है वो 9 साल जेल में रहा है। तो अगर हमें अपील फाइल करनी है तो ऐसा कोर्ट ढूंढना पड़ेगा जो उस केस की अपील सुनता है जिसका पनिशमेंट कम से कम 9 साल का हो, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि उसको 4 साल की सजा हुई थी तो 4 साल वाला कोर्ट ऑफ अपील पकड़ लें, या 3 साल वाला पकड़ लें, या 2 साल वाला पकड़ लें। जो टोटल सजा हुई थी उसके हिसाब से कोर्ट ऑफ अपील चुना जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो फटाफट से रिवाइज करा दूं। अगर जज ये चूज करता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दौड़ाएगा, तो वो जो है वो कॉम्पिटेंसी से बियॉन्ड जा सकते हैं, उसके जो सेंटेंसिंग लिमिट है उससे ज्यादा जा सकते हैं। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि, क्या ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल ऑफेंसेस के लिए वो सेंटेंसिंग लिमिट ना टूटे। मैक्सिमम लिमिट सबकी मिला के, चाहे 50 ऑफेंस करें हो, 14 साल से ज्यादा नहीं होगी। और कोई भी जो इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए सजा दी जा रही है ना, उसका दुगने से ज्यादा ना हो। जो सबसे ज्यादा है उसका दुगना करेंगे और उससे ज्यादा ना हो। और अपील के लिए हमेशा टोटल टाइम कंसीडर करेंगे। अगर बच्चे ये स्लाइड में बताई गई सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज वही टाइप कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। जल्दी जल्दी बच्चे करेंगे, पहले ही हम थोड़ा टाइम से लेट हैं। अपील के लिए टोटल टाइम मतलब पूरे कितने समय आप जेल के पीछे रहे, उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि अपील के लिए कौन से कोर्ट में जाना है। अब जंप करेंगे हम सेक्शन 35 पे। सेक्शन 35 है जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। यह बात करता है सक्सेसर्स इन ऑफिस। तो सक्सेसर्स इन ऑफिस का मतलब क्या है, क्या चीजें हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। देखो ये जितने भी चीजें हैं, कोई एडिशनल सेशन जज है, कोई सेशन जज है, कोई सीजेएम है, ये सारे ऑफिसेज हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी समय पे सीजेएम हो, कोई व्यक्ति किसी समय पे सेशन जज हो, पर जो सेशन जज होना और सीजेएम होना वो एक पद है। एक व्यक्ति जाएगा दूसरा आएगा, ऐसा वो साइकिल चलती रहती है। तो जो एक के बाद जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है। इन सक्सेसर इन ऑफिस की जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, जो भी एक जो नया व्यक्ति आता है उसकी वही होती है जो उससे पिछले वाले व्यक्ति की होती है। मतलब जिसको वो सक्सीड कर रहा है, जो मानो एक एएसजे है अभी के टाइम पे, या एक सीजेएम है, अब वो सीजेएम प्रमोट हो गया, आगे चला गया, एएसजे बन गया। अब जो दूसरा व्यक्ति जो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास प्रमोट होकर जो सीजेएम बनेगा, उसकी वही पावर्स रहेंगी जो पुराने वाले सीजेएम की थी, ठीक है। पर मानिए अगर कोई कभी डाउट अराइज होता है, किस बात का डाउट, कि कौन है सक्सेसर इन ऑफिस या उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी, कोई भी डाउट अराइज होता है कि इनके रिगार्डिंग सक्सेसर्स इन ऑफिस के, और वो जो ऑफिस है जिसके रिगार्डिंग डाउट हो रहा है वो एडिशनल सेशन जज का है या फिर असिस्टेंट सेशन जज का है। मानिए कोई व्यक्ति एडिशनल सेशन जज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या अगर बना है तो उसकी क्या पावर और ड्यूटी होंगी, सेम विद असिस्टेंट सेशन जज। उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, उसको कौन निपटाएगा, उसको कौन डिसाइड करेगा, सेशन जज। क्योंकि सेशन जज अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने सेशन का राजा होता है, और जो एएसजे होते हैं और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो एकदम उनके भाई बंधु और इमीडिएट नीचे वाली पोस्टें हैं। तो उसके सारे डाउट कौन सॉल्व करता है, सेशन जज। पर यही जो डाउट है ये किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अराइज हो रहा है, मानिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की क्या पावर ड्यूटी है, ये कंफ्यूजन है, या सेकंड क्लास की क्या ड्यूटी है, ऐसी सिचुएशन में जो सीजेएम है, सीजेएम उनका लीडर, मजिस्ट्रेट्स का लीडर कौन होता है, सीजेएम, वो डिसाइड करेगा पहले लेवल पे। पर अगर सेशन जज चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि सेशन जज उस पूरे सेशन का राजा है और सीजेएम उन मजिस्ट्रेट्स का राजा है। तो दोनों ही उसके पापा मम्मी टाइप के हैं, दोनों ही डाउट सेटिस्फाई करने के लिए सक्षम हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो सेक्शन 35 बहुत सीधा सा है,
फटाफट से एक बार सुन लो। सेक्शन 35 बात करता है सक्सेसर्स इन ऑफिस की और उनके पावर्स और ड्यूटीज की। पावर्स और ड्यूटीज को लेकर अगर कोई डाउट होता है, अगर वो डाउट एएसजे और असिस्टेंट सेशन जज के बारे में है तो सेशन जज निपटाएगा, और अगर वो डाउट मजिस्ट्रेट के बारे में है तो सीजेएम या फिर सेशन जज निपटाएगा। अगर बच्चे सेक्शन 35 क्लियर है तो फटाफट से भाई टाइप कर दो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से भाई टाइप करें बच्चे। अब आते हैं सेक्शन 36 पे। जो हमारा दोस्तों सेक्शन 36 है, ये हमारा आखिरी सेक्शन है जो हम आज कर रहे हैं। इसके बाद हम केस पे मूव कर जाएंगे। जो बाकी का बचा हुआ कंटेंट है वो कल कवर करने की कोशिश करेंगे। कल नहीं, मतलब जो अगली बार सीआरपीसी की बारी आएगी नेक्स्ट वेडनेसडे को, ठीक है। सेक्शन 36 बात करता है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर से कई बार सवाल आ जाता है क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की आसान भाषा में। सेक्शन 36 कहता है सुपीरियर ऑफिसर का मतलब क्या है। सुपीरियर ऑफिसर वो सारे ऑफिसर्स हैं जो सुपीरियर होते हैं किसके, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के। जो ये पद है, जो ये शब्द बार बार आएगा सीआरपीसी में, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, इससे जो भी लोग सुपीरियर होते हैं पोस्ट में, हायर पोस्ट पे होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। और ये जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनके बिल्कुल सेम पावर्स होते हैं उस एरिया में जिस एरिया में इनका कंट्रोल चलता है, ठीक है। मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज के अपना जो उसको डेजिग्नेटेड एरिया है, उसमें जो भी उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, वही सेम पावर्स एंड ड्यूटीज किसकी होती हैं, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की, उस एरिया में जो उनके अंडर आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूं, बट सेक्शन 36 जो कहने की कोशिश कर रहा है मैं आपको वही बता रहा हूं। दो बातें समझनी है। सुपीरियर का मतलब यह है कि वो ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज से सीनियर्स होते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी बिल्कुल सेम पावर्स एंड ड्यूटीज होती हैं उन एरिया के रिगार्डिंग जो एरिया उनके कंट्रोल में आता है, जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज की होती है अपने एरिया के लिए। बस इतनी सी बात है। अगर दोस्तों सेक्शन 36 क्लियर है तो फटाफट से भाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी हाथ चलाना है बच्चे। अब हम जंप करते हैं आज के केस पे। बाकी का कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो केस है। हम कल भी नहीं पढ़ पाए थे केस, क्योंकि कल भी हमारा टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो आ जाओ नो योर केस पे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, वीडियो आ जाएगी, उसको इस वाले सेगमेंट को एक बार रिपीट करके देख लेना। बस 2 ही पॉइंट है, मैंने आपको उसको 2 बार रिपीट कर दिया है। आज का जो केस है दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है गोकारू रंगाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 1981 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। पहले इस केस के फैक्ट्स बताता हूं और फिर बताऊंगा कि ये केस हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहले आप फैक्ट्स में घुसो, सिचुएशन में घुसो, स्टोरी को जानो, मजा आएगा आपको। फिर इस केस के अंदर क्या हुआ, जो बच्चे एक्यूज व्यक्ति था, जो व्यक्ति एक्यूज था, ये भाई साहब, इनको पनिशमेंट हुई। पनिशमेंट किसके अंदर, कौन से स्टैट्यूट में हुई, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। इन्होंने कोई बदमाशी दी और इनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत इनको पनिश किया गया, ठीक है। इनको जब पनिशमेंट मिला, इन्होंने अपने कन्विक्शन के खिलाफ दोस्तों अपील फाइल करी, और अपील वो किसके पास गई, एडिशनल सेशन जज के पास गई। तो फिर से बता रहा हूं, एक व्यक्ति है गोकारू रंगाराजू, उस व्यक्ति को सजा दी गई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, और उस व्यक्ति ने अपील फाइल करी है एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में। उस एडिशनल सेशन कोर्ट के जज ने सुना इनकी अपील को, और सुनने के बाद डिसाइड किया कि ये अपील मेंटेनेबल नहीं है, और उस अपील को इन्होंने कर दिया रिजेक्ट। और जैसे ही अपील रिजेक्ट हुई तो रंगाराजू कहां पहुंच गए, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील पहुंच गई। तो अभी तक की कहानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जिसको सजा दी गई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, उसने अपील फाइल करी एडिशनल सेशन जज के कोर्ट के पास, जहां पे उसकी अपील बच्चे की रिजेक्ट हो गई। फिर वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। यहां तक कहानी हुई थी। एकदम से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक इशू चल रहा था, और वो इशू था इस एडिशनल सेशन जज के बारे में जिसने अपील सुनी है। किसी ने इस एडिशनल सेशन जज की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में,
और जब ये रंगाराजू का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो सुप्रीम कोर्ट का उसी वाले केस में ऑर्डर आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस एएसजे की, इस एडिशनल सेशन जज की जो अपॉइंटमेंट थी उसको क्वेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति की जो एडिशनल सेशन जज के पोस्ट पे बैठा हुआ है, इसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो गलत तरीके से हुई थी, उसमें कोई कमी थी जिसकी वजह से उसको क्वेश किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके, और दोनों चीजें बहुत अनकनेक्टेड थी पर वो कनेक्टेड हो गई। कैसे? एक व्यक्ति था जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर सजा हुई, उसने अपील फाइल करी एक एएसजे के सामने। इस एएसजे का जज का नाम है मानो एक्स। इस एक्स नंबर के व्यक्ति ने, एक्स नाम के व्यक्ति ने अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब जो अपील है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, किसकी? गोकारू नाम के व्यक्ति की। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में पहले से इशू चल रहा था कि ये जो एक्स व्यक्ति है इसका अपॉइंटमेंट जो एडिशनल सेशन जज के तौर पे हुआ है ये सही हुआ है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो सही नहीं हुआ है और इस एक्स व्यक्ति की अपॉइंटमेंट एएसजे के तौर पे जिसने अपील को रिजेक्ट किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मानो एक व्यक्ति है जिसकी अपील डिसाइड करी है अभी कुछ दिन पहले ही उस व्यक्ति ने, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में गोकारू क्या कर सकता है? गोकारू को कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये केस है, ये इश्यू है पूरा सा। अगर इतनी कहानी जितनी मैंने अभी तक आपको बताई है समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो फटाफट, फटाफट से वाई टाइप करो। बहुत अच्छे। अब सवाल यही होता है कि जो अपील रिजेक्ट करी थी हमारे एक्स भाई साहब ने, वो जो जजमेंट उन्होंने दी क्या वो वॉइड है? मतलब क्या ये मान लें जो गोकारू की अपील रिजेक्ट करी थी एक्स भाई साहब ने वो गलत की थी और दोबारा से एडिशनल सेशन जज को किसी दूसरे व्यक्ति को सुननी चाहिए उसकी अपील? वो जो डिसीजन था एक्स भाई साहब का जब वो एएसजे बने हुए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो एएसजे नहीं बनने चाहिए थे, क्या उसको वॉइड कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए और गोकारू को एक और मौका देना चाहिए एएसजे के सामने? ऐसी सिचुएशन में जो गोकारू साहब है उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो डिसीजन है एक्स भाई साहब का इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ये वॉइड है, ये गलत है, क्योंकि ये तो थे ही नहीं बनने के लायक। मतलब इनकी तो अपॉइंटमेंट में कमी थी, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब जब इनकी अपॉइंटमेंट में ही कमी थी मतलब ये एडिशनल सेशन जज थे ही नहीं, गलत तरीके से बैठे हुए हैं, और जब ये एडिशनल सेशन जज थे ही नहीं तो इन्हें कोई अधिकार ही नहीं था मेरी अपील रिजेक्ट करने का। ये सारी गोकारू में बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया एकदम इस चीज के बाद। वो कह रहा है कि आप आर्टिकल 233 पढ़ो, जो हमारा आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ बताता है इस बारे में कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के बारे में कौन होगा, कैसे होगा। और उस आर्टिकल 233 का वायलेशन कर रहे थे ये व्यक्ति एएसजे की पोस्ट पे बैठ के, जिन्होंने हमारा डिसाइड किया है। तो इनका तो कुछ है ही नहीं, मतलब गलत किया इन्होंने, तो मुझे एक और मौका दो अपील फाइल करने का एएसजे के सामने। यहां पे हाई कोर्ट, मतलब जहां पे इसकी अपील पेंडिंग थी सही तौर पे, और ये बात बढ़ते बढ़ते आगे पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक, उस कोर्ट ने बोला आप क्या समझ रहे हो ये जो एक्स व्यक्ति है ये कौन है? हम मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसकी अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको क्वेश्चन भी कर दिया है, मान रहे हैं इस बात को। पर ये एक्स व्यक्ति कौन है? क्या ये एक्स व्यक्ति कोई भी रोड चलता बंदा है कि आया और कोर्ट का दरवाजा खोला और कुर्सी पे बैठ गया और केस डिसाइड करने लगा? क्या ऐसा है? क्या ये एक्स व्यक्ति स्ट्रेंजर है? कौन है ये एक्स व्यक्ति? ये एक्स व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से सक्षम है, सब कुछ है उसके पास, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपॉइंटमेंट क्वेश्चन किस वजह से करी है कि उसकी अपॉइंटमेंट में कोई प्रोसीजरल मिस्टेक थी। इस वजह से तो नहीं कि उसे आता नहीं है, इस वजह से तो नहीं की कि वो स्ट्रेंजर है, इस वजह से तो नहीं की कि वो रोड चलता बंदा आके बैठ गया था सीट पे, इसको हटाओ। नहीं, देयर वाज सम प्रोसीजरल डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्सन एंड दैट वाज द रीजन कि उसकी अपॉइंटमेंट को हटाया सुप्रीम कोर्ट ने। वो कोई ऐसा रोड चलता बंदा नहीं है ना। तो ये कहना बंद करो जो आप फालतू की बकवास कर रहे हो। और फाइनली कोर्ट ने बोला कि ये जो व्यक्ति है भले ही उसके अपॉइंटमेंट में कोई भी दिक्कत रही हो, पर जब वो उस सीट पे बैठा था वो एएसजे था,
जब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं करी उसकी अपॉइंटमेंट, तब तक उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड थी। तब तक वो संविधान के हिसाब से भी, आर्टिकल 233 के हिसाब से भी एक सेशन जज था, एडिशनल सेशन जज था, बिल्कुल था। इसलिए जो भी डिसीजन उसने उस पद को होल्ड करते हुए लिए, जब वो उस एडिशनल सेशन जज के पद को होल्ड कर रहा था, वो सारे के सारे ठीक हैं। और आपकी भी जो अपील उन्होंने रिजेक्ट करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। और हमेशा मान के चलना, आपकी अपील एक एडिशनल सेशन जज ने ही रिजेक्ट करी है, भले ही उसका अपॉइंटमेंट आगे जाके क्वैश हो गया हो। बताइए दोस्तों, समझ में आई बात? बहुत हंसी मजाक हो रहा है, बता भी दो, समझ में आया केस की नहीं आया? समझ में आ गया स्टोरी? क्या कंटेंट था, क्या इश्यू था, क्या सिचुएशन रही होगी? ऑल क्लियर? फटाफट सब लोग टाइप करेंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे इंटरेस्टिंग केस पढ़ने में मजा भी आता है। अब आ जाओ अपने लास्ट सेगमेंट पे, थोड़ा सा जान लें, देख लें कुछ सीखा कि नहीं सीखा। वैसे ही समय बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, तो फटाफट से अब तैयार हो जाओ सब लोग, बिल्कुल कमर कस लो अपनी। सवाल आ रहा है पहला, और सारे सही देने हैं, टारगेट बना के चलो, एक भी गलत नहीं करना है क्वेश्चन। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 31। अच्छा, सेक्शन 37 हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो ये बच्चे हमारा सवाल आज नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जो सवाल बच्चे आज मैं लेके आया था आप लोगों के लिए, वो आगे के सेक्शन से जुड़े हुए थे, जो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ कवर कर लूंगा, पर नहीं कर पाया क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही डिस्कशन में खो गए। तो अगली बार जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस आज लेके आया था उनको भी डिस्कस करेंगे, और हमारे इस पूरे टॉपिक को खत्म करके अगला जो टॉपिक है हमारा अरेस्ट का, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, उसके साथ शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन, और आप किसी भी तरीके से दोस्तों मेरी मदद करना चाहते हो तो करो। अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को प्रेरित करो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव सेशन अटेंड करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आपके पास फोन नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे कल। और किसी का सवाल है, मैं बिल्कुल चैट बॉक्स देखता हूं, मैं पूरी चीज देखता हूं सेशन खत्म होने के बाद। बिल्कुल परेशान ना हो, कोशिश करूंगा कि उसको आने वाले सेशन में इंक्लूड कर पाऊं और आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं। धन्यवाद, आपसे मिलता हूं कल। और दोस्तों, जो हमारी कल क्लास है वो आईपीसी की होगी, क्योंकि कल फ्राइडे है, शुक्रवार है। शुक्रवार और शनिवार हमारी आईपीसी की क्लास होती है, तो तैयार होके आइएगा आईपीसी के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।